अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह 8th मॉड्यूल जो है वो करेंगे अपने इन्फिनिट इन्फिनिट पेरेंटिंग वर्कशॉप का। और इसके बाद फिर हमारा एक मॉड्यूल रह जाएगा आखिरी, जो कि हमारे इस मॉड्यूल का एज सच हिस्सा है, जिसमें कि हम व्हाट टू डू डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट जो 10th मॉड्यूल है वो रियल लाइफ सिनेरियोस का है। तो हाँ जी, तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू, और उसमें आज हम डेवलप अकलिया डिस्कस करेंगे कि अकलिया कैसे डेवलप की जाती है, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी की कॉन्सेप्ट इन पेरेंटिंग। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, मैं एक रीकैप दे दूं। तो पहला मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया कि पेरेंटिंग का फ्रेमवर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है फ्रेमवर्क में और टिप्स एंड ट्रिक्स में। और फिर इसके जो यूनिक नाम है इन्फिनिट, उसको डिस्कस किया कि इन हाउ मेनी वेज एक्चुअली पेरेंटिंग इज एन इन्फिनिट टास्क और एन इन्फिनिट जॉब विद इन्फिनिट रिवॉर्ड्स। सेकेंड मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया कि हमारी ज़िंदगी का बिगेस्ट वाई हमें फाइंड करना ज़रूरी है किसी भी और वाई की तरफ जाने से पहले। और फिर हमने अपने पेरेंटिंग के वाई को फाइंड करने की कोशिश की कि हम असल में पेरेंटिंग में इंटरेस्टेड और पेरेंटिंग के लिए सीरियस क्यों होने चाहिए। थर्ड मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों डिस्कस की। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में, क्या हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, कहाँ पे हमने जो है वो अपने बच्चों की माननी है और कहाँ पे नहीं सुननी। चौथे मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया कि पेरेंटिंग कहाँ होती है। ऑफ कोर्स इट वाज होम्स, और हमने इस एक्रोनिम रेस्क्यूअर के ज़रिए डिस्कस किया कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि अपने घरों के अंदर फिक्स करने की ज़रूरत है स्ट्रक्चरली, ताकि हमें कम से कम एफर्ट डालने की या कम से कम अपने बच्चों को तंग करने की और उसकी ज़रूरत रह जाए, उनको बार-बार मना करने की। फिर उसके बाद हमने 5th मॉड्यूल में डिस्कस किया कि किस पे काम करना है। तो सरप्राइजिंगली द आंसर वाज़ आवरसेल्व्स। तो आपको अपने आप पे काम करना है। फिर हमने डिस्कस किया कि ये जो काम है रिलेशनशिप याहू की सूरत में है, तो हमने जो 5 डायमेंशंस हैं रिलेशनशिप के, उनको फिक्स करने की बात की। 6th मॉड्यूल में फिर हम जो व्हाट टू डू की तरफ गए, और वो 4 ग्रेटर गोल्स हैं। ग्रेटर गोल्स जो हैं आसान हैं, ASAN। पहला जो है अकीदा है, दूसरा सेल्फ एस्टीम है, तीसरा अक़लिया है, चौथा नफ्सिया है। तो हमने अकीदा कर दिया है डिटेल में, सेल्फ एस्टीम बहुत डिटेल में लास्ट टाइम किया। दोनों की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। दोनों के अभी वो रहते हैं, रीडिंग असाइनमेंट्स और क्विज़ेस रहते हैं, वो मैं इंशाल्लाह बना दिया है। अब मैं वीकेंड पे अपलोड कर दूँगा एक-एक करके। और आज हम अब इंशाल्लाह अक़लिया वाली डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ द मॉडल लुक्स, आवर फ्रेमवर्क इन अ नटशेल। तो अब हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो अक़लिया नफ्सिया, ये जो डिस्कशन है, बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू मेक और क्रिएट और बिल्ड द करेक्ट इस्लामिक पर्सनैलिटी। हम अपने बच्चों के अंदर इस्लामिक पर्सनैलिटी बनाना चाह रहे हैं। तो पर्सनैलिटी इन जनरल, कोई भी पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो ये 2 मेन चीज़ों से मिलके बनती है। एक है अक़लिया, दूसरा है नफ्सिया। आई विल बी रिपिटिटिवली यूजिंग दीज़ टर्म्स अरबिक के अंदर ही, ताकि हमारे ज़हनों के अंदर ये बैठ भी जाएँ, लेकिन हैं बिल्कुल उर्दू की तरह ही। तो अक़लिया अक़ल से आ रहा है, इंग्लिश में इट्स इंटेलेक्ट। नफ्सिया नफ्स से आ रहा है, इंग्लिश में इसको हम डिस्पोज़िशन या इंक्लिनेशन कहते हैं। तो आपका जो झुकाव होता है किसी चीज़ की तरफ, ठीक है? झुकाव, खिंचाव, आपका रुझान उसको कह सकते हैं। और आपका अक़लिया और नफ्सिया, एक पर्सनैलिटी की ये दोनों चीज़ें मिलके दे रिज़ल्ट इन द बिहेवियर, जिसको हम सुलूक कहते हैं अरबी के अंदर। उर्दू के अंदर सुलूक थोड़ा-सा ज़्यादा लिमिटेड है। थोड़ा-सा ज़्यादा लिमिटेड है जो कॉन्सेप्ट है सुलूक के लफ्ज़ सुलूक का, और ज़रा-सा डिफरेंट भी है। तो यहाँ पे जो है ना, हम इसको बिहेवियर के तौर पे अरबी में इसको कहा जाता है। तो आपका सुलूक यानी आपका बिहेवियर विद एनीवन एंड एवरीवन विल डिपेंड ऑन व्हाट यू कैरी इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट एंड व्हाट यू कैरी इन टर्म्स ऑफ योर इंक्लिनेशंस, अक्ली और नफ्सिया। तो हम आज इस इक्वेशन का जो अक़लिया पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम नफ्सिया पार्ट डिस्कस करेंगे। अक़लिया पार्ट रिलेटिवली ईज़ी टू अचीव है,
बट मे बी अ बिट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड है, तो हमने आज थोड़ी-सी एफर्ट करनी होगी। नफ्सिया पार्ट ईज़ी टू अंडरस्टैंड है फॉर पेरेंट्स, लेकिन मुश्किल टू इम्प्लीमेंट है एट होम, तो उसमें जो है ना वहाँ पे करने वाला काम ज़्यादा है। अब आती है बात अच्छा तो हमने कह दिया जी अक्लिया इंटेलेक्ट हो गया, नफ्सिया इंक्लिनेशंस हो गई एंड दैट रिजल्ट्स इन सुलूक व्हिच इज़ बिहेवियर। अब हम बात थोड़ा-सा करते हैं तो अक्लिया तो कोई भी इंटेलेक्ट हो गया। कोई भी चीज़ जो कि आप कॉग्निटिवली ज़हन के तौर पे समझ के, कन्विंस होके कबूल करते हैं, वो आपके अक्लिया का पार्ट बनता है। और नफ्सिया कोई भी झुकाव हो गया, तो कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, वो आपका नफ्सिया है। जिस चीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? वो आपका नफ्सिया है। और हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर बहुत शुरू से उनका एक बड़ा सॉलिड नफ्सिया डेवलप होने लगता है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच दे लाइक, उनकी कुछ ख़ास पसंद की खुराक होती है, उनके कुछ ख़ास पसंद के लोग होते हैं, उनके कुछ ख़ास पसंद के टॉयज़ होते हैं, उनके कुछ ख़ास पसंद की एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो करना चाहते हैं। तो अम, ये एक जनरल न्यूट्रल सी अक़लिया और नफ्सिया की डिस्कशन। लेकिन हम तो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं क्योंकि हम इस्लामिक पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, तो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं इस्लामिक अक़लिया की कि वो कैसे डेवलप होगा और इस्लामिक नफ्सिया के वो कैसे डेवलप होगा। तो जैसा मैंने कहा आज हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे इस्लामिक अक़लिया की तरफ। लेकिन मैं सिर्फ़ डेफ़िनिशन की हद तक यहाँ पे बताता जाऊँ कि इस्लामिक अक़लिया वुड बी इन सिंपल सेंटेंस टू नो व्हाट इज़ राइट। तो इस्लामिक अक़लिया जो है, वो हमें तमाम वो चीज़ें बता रही है कि ठीक क्या है, हक़ क्या है, ठीक है? और गलत क्या है, ज़ाहिर-सी बात है। तो मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये अक़लिया है, कॉग्निटिव लेवल के ऊपर कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये ख़ैर है, ये शर है, ठीक? और इसी तरीके से इस्लामिक नफ्सिया क्या होगा? वहाँ पे तो सिर्फ़ इंक्लिनेशंस थी, तो यहाँ पे टू लाइक व्हाट इज़ राइट। तो जो चीज़ ठीक है, अच्छी है, अगर वो पसंद आ जाए, उसकी तरफ झुकाव हमारा हो जाए, उसकी तरफ हम इन्क्लाइंड हो जाएँ, तो इसका मतलब है कि हमारा एक इस्लामिक नफ्सिया है। और आप जैसा सोच ही रहे होंगे कि दैट वुड मेक थिंग्स अ लॉट ईज़ियर। लेकिन ये नेक्स्ट टाइम के लिए मैं सिर्फ़ इतनी एक टिप यहाँ पे देता चलूँ कि नफ्सिया फ़िक्स करना कम ऐज में बहुत आसान होता है। ठीक है? तो अक़लियत डेवलप करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, नफ्सिया कम ऐज में तो बच्चों के साथ नफ्सिया डेवलप करना इज़ अ वेरी ईज़ी टास्क, बहुत ही आसानी से हो सकता है। लेकिन हम अनफॉर्च्यूनेटली उस गोल्डन पीरियड को वो पहले 5, 7, 10 साल जो हम जब ज़ाया कर देते हैं, तो उसके बाद सारी उम्र भी लगे रहें, तो उतनी आसानी से और उतनी जल्दी वो नहीं फिर डेवलप होता। लेकिन हम उसकी तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आएँगे। तो एक मज़ीद बात यहाँ पे कि दोनों अक़लिया और नफ्सिया ज़ाहिरी-सी बात है कि जब हम उनको बात कर रहे हैं और हम इस्लामिक अक़लिया की बात कर रहे हैं, इस्लामिक नफ्सिया की बात करें, तो इनकी डेवलपमेंट बेस्ड ऑन क्या होगी? कुरान एंड सुन्नह। तो मतलब हमारे लिए पूरे का पूरा अक़लिया और पूरे का पूरा नफ्सिया इस्लाम से आ रहा होगा। तो हम उसको उस हिसाब से देखेंगे और वैसे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब जब मैं ये कहता हूँ तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़र्क जो कि आज का मॉडर्न वेस्टर्न लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक मैन करता है, जो गलती करता है, उसको समझने की ज़रूरत है और हमने वो गलती नहीं करनी और हम उस गलती करने को बहुत प्रोन हैं, बहुत चांस है कि हम वो करें। इसलिए कि हम भी इसी तालीमी निज़ाम का हिस्सा हैं, इसी माशरे का हिस्सा हैं, यही सब बातें सुनते हैं। तो वो गलती ये है कि हमारे लिए मुसलमानों के लिए इंटेलेक्ट किसी सूरत भी गलत और सही का सोर्स नहीं है। यानी हम अपने अक़लिया की बेस पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या चीज़ खैर है और क्या चीज़ शर है। दिस इज़ अ ह्यूज मिस्टेक जो कि आज इंसान कर रहा है और आज मुसलमान कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए इसको समझना है और इसी चीज़ को हम इंशाल्लाह यहाँ पे आज एड्रेस करेंगे। आज जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है पहले अपने आप में, उसके बाद इस काबिल होंगे कि अपने बच्चों में कर सकें, वो यही है। So let's start right away with some of the most important but some of the most confusing concepts as well, confusing for the ummah. And again, क्यों confuse हुए? ये पहले 50, 100, 200, 300 साल confusing नहीं थे। लेकिन जैसे-जैसे ये और कॉन्सेप्ट आते गए हमारे बीच में, उन्होंने अपनी जगह ली और ख़ास तौर पे अगेन यही जो वेस्टर्न लिबरल सेक्युलर कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसके साथ फिर अनफॉर्च्यूनेटली हमारे लिए कुछ बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट इस्लाम के समझना मुश्किल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और बात कह दूँ कि देखें हमने फर्स्ट इससे पहले जो मॉड्यूल किया, उसके अंदर हमने अक़लिया की बात की, ठीक?
सॉरी, उसके अंदर हमने अकीदा की बात की, तो पहले मॉड्यूल के अंदर। अब अकीदा को भी हमने बेस्ड ऑन अक़लिया एस्टेब्लिश किए। दैट वाज़ वन ऑफ द रोल्स ऑफ अक़लिया। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? लेकिन वो कुछ बड़े ख़ास कॉन्सेप्ट्स थे और उन कॉन्सेप्ट्स को उसकी ख़ास बात ये थी कि उनको डेवलप करते हुए, उनको समझते वक़्त हम बिल्कुल भी कुरान को, सुन्नत को रेफ़र नहीं कर रहे थे। तो हमारा हमारा वो डिस्कशन करते वक़्त हम एक लिहाज़ से आप कह लें वाक़ई में न्यूट्रल थे। हम सिंसियर थे लेकिन न्यूट्रल थे, हम देख रहे थे कि क्या वाक़ई कुरान अल्लाह की किताब है या नहीं है? क्या वाक़ई पैगंबरों की ज़रूरत है या नहीं है? क्या वाक़ई किसी खुदा की, किसी क्रिएटर की, किसी अल्लाह की कोई ज़रूरत है, रैशनली स्पीकिंग, इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग? और हमने वो किया और हमने बड़े दलाइल के साथ उसको डिस्कस किया और पेश किया। अब जब वो हो गया, तो हम ये समझते हैं कि हमारे अकीदा की बेसिस एस्टेब्लिश हो गई, हमने खड़ी कर दी, ठीक है? और उसको हमने खड़ा किया और हमें समझ में आ गई कि अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला का वर्ड है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भेजे हुए आखिरी नबी हैं, वो अपने साथ ये मौजज़ा लेके आए, ये सारी डिस्कशन हमने कर दी। अब इसके बाद हमारे अक़लिया का रोल थोड़ा-सा शिफ्ट हो गया। ठीक है? तो हमने इसीलिए उसको अकीदा कह दिया कि पहला पार्ट ये जो कि हमने अपने आप में और बच्चों में डेवलप करना है और अब दूसरा पार्ट जो है वो प्योरली अक़लिया का है और वो ये है कि अब हमने उस दूसरे रोल में आना है और वो रोल ये है कि जो-जो कुछ इस कुरान और सुन्ना के अंदर है, हम उसको लेते हैं, हम उसको समझते हैं, हम उसको अपनी लाइफ़्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और अभी आप आगे देखेंगे कि इसके अलावा भी जो-जो कुछ इसके अंदर नहीं है और उसने हमें कहा है कि हमें करना है, हम वो भी करते हैं। मैं इसकी तरफ थोड़ी देर में आऊँगा। लेकिन हम उसको ले लेते हैं और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल। और अब मैं आता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ और ये कॉन्सेप्ट्स भी हमारे अकीदे या हमारे अकायद का हिस्सा हैं लेकिन हम इनको प्योरली रैशनल बेसिस पे नहीं लेते, बल्कि हम अगर इनको रैशनल बेसिस पे लेने की कोशिश करें, तो हम भी बहुत सी कन्फ्यूजन का शिकार होंगे और बहुत से लोगों की तरह हम भी गलत हो जाएँगे, हम गुमराही का शिकार हो जाएँगे। तो हम अब जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुरान को एस्टेब्लिश कर दिया है ऑन अ रैशनल बेसिस कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब है, क्योंकि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑन अ रैशनल एंड इंटेलेक्चुअल बेसिस एस्टेब्लिश कर दिए, इसलिए अब हम वहाँ से जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, हम उनको लेंगे और हम उनको जैसा मैंने कहा समझने की कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कोशिश करेंगे, उसका क्या माने बनता है, लेकिन हमेशा उस एक फ्रेमवर्क के अंदर। उस फ्रेमवर्क से बाहर जाने की अब गुंजाइश नहीं रही। अगर किसी को उससे बाहर जाना की ज़रूरत महसूस हो रही है और कुछ शकूक हैं, शुबहात हैं, तो उसको फिर से वापस जाके अकीदे वाले मॉड्यूल को देखना होगा और उसको समझना होगा, उसको अपने लिए और अगर वो मॉड्यूल इसके लिए काफ़ी नहीं है, तो उसको किसी के साथ डिस्कशन करनी होगी। उसको खुद से तदब्बर, तफक्कुर करना होगा, सोचना होगा लेकिन उसके लिए फिर ये आगे की चीज़ें ज़ाहिर है मानी-ख़ेज़ नहीं रह जाती, कि अगर उसको वहीं पे कोई क्वेश्चन है। लेकिन हम ये अज़्यूम कर रहे हैं, जो कि वैसे भी उम्मत के अंदर ये जो इल्हाद है, ये कोई ख़ास अभी बढ़ रहा है अनफॉर्चुनेटली जवान नस्ल के अंदर लेकिन जनरली स्टिल इसकी प्रेवलेंस बहुत ही कम है, ठीक है? तो जनरली लोगों को ये शकूक व शुबहात नहीं होते हैं। हमें अल्लाह की मानने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन अल्लाह को मानने में तकलीफ़ नहीं है। तो जनरली ज़्यादातर लोग जिनके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह की मानने की जब बात आती है, तो वहाँ मसाइल आते हैं, जिसका हम आज और अगले सेशन में मदावा करने की कोशिश करेंगे। तो नाउ व्हाट आर दोज़ कॉन्सेप्ट्स जो कि अकायद हैं, लेकिन हम अक़लियत से लेने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्नह। तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जो कि हमने बहुत डिटेल में शुरू में डिस्कस कर दिया था पहले ही मॉड्यूल में, पहले दूसरे मॉड्यूल में, वो था कि हमारी एग्ज़िस्टेंस क्यों है? अगर आप सोचें तो ये एक बहुत फंडामेंटल सवाल है और इस सवाल का जवाब कुरान और सुन्नह की रोशनी में हमने देने की कोशिश की और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि वो हमने वहाँ पे कर दी, हमें यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों के साथ जब आप उनका अक़लियत डेवलप कर रहे हैं, तो उनको बार-बार ये याद दिलाने की ज़रूरत होगी कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून और ये आपकी पूरी की पूरी परवरिश में, ये आपके सुबह उठने में, रात को सोने में, ये आपकी जो चीज़ें आप खरीदते हैं, जो चीज़ें आप करते हैं, जिन 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 चीज़ों को आप सब्सक्राइब करते हैं, जिनको आप जॉइन करते हैं, जिन लोगों के साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, जो नौकरी आप कर रहे हैं, हर चीज़ के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? और जब ये हर चीज़ के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, तो एक्शन्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स फिर आप लोगों के बच्चों को भी इतना इनफ टाइम होता है आपके पास 5, 10, 15 साल जब वो सीख रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, इमिटेट कर रहे होते हैं, कि वो भी आपसे वो वाला क्राइटेरिया, वो वाला स्टैंडर्ड ऑटोमैटिकली ले लेंगे, ठीक है? तो उसको हम नहीं डिस्कस करते व्हाय को। फिर उसके बाद जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आप देख रहे हैं उसमें
क़दा का कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा ओवरआर्चिंग कॉन्सेप्ट है क़दा का कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या चीज़ जो है ना वो लिख दी, अल्लाह की मर्ज़ी किस चीज़ की थी और अल्लाह ने वो लिख दिया, फ़िक्स्ड कर दिया। फिर इसी तरीके से रिज़्क का कॉन्सेप्ट है, अजल का कॉन्सेप्ट है, तवक्कुल का कॉन्सेप्ट है। मैं बजाए इन सबको डिस्कस करने के, मैं इनमें से एक को पिक करता हूँ और इस तरीके से डिस्कस करता हूँ कि इसमें वो जो बाकियों की कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे पहले आई थिंक एक दफ़ा थोड़ा-सा क़दा को डिस्कस कर चुका हूँ, एक पिछले से पिछले मॉड्यूल में, एक बार थोड़ी-सी कहीं रिज़्क की भी डिस्कशन आई थी, तो आज अजल को ले लेते हैं। तो और मैं फ़ौरन ही इश्यू की तरफ जाना चाहूँगा। तो व्हाट्स द इश्यू? द इश्यू इज़ कि हमारा अकीदा, चाहे आप कुरान को उठा के देखें, चाहे आप हदीस को उठा के देखें और चाहे आप सहाबा की अंडरस्टैंडिंग को देखें और चाहे आप सहाबा के एक्शंस को देखें, तो इट वाज़ सो क्लियर फॉर द अर्ली जनरेशन कि अजल अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से फिक्स्ड है। का मतलब है कि हमारा जो अजल कहते हैं लाइफ स्पैन को, तो हमारा जो लाइफ स्पैन है कि हम कितना टाइम इस दुनिया के अंदर गुजारेंगे, हम कब आएँगे और यहाँ से कब जाएँगे, दैट इज़ फिक्स्ड, उसके अंदर कोई डिबेट नहीं हो सकती। तो आप ये जानते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में जनरली इस बात को क्वेश्चन नहीं किया जाता। तो इसको भी बहुत ही मतलब ये है कि खुले दिल से लोग मानते हैं इस बात को और जब भी अल्लाह ना करे किसी की डेथ होती है, तो वहाँ पे यही डिस्कशन होती है सबसे पहले, चाहे कोई जवान फ़ौत हो, चाहे कोई बूढ़ा फ़ौत हो, चाहे कोई बीमारी से फ़ौत हो, चाहे कोई हादसे से फ़ौत हो, चाहे कोई किसी के हाथों फ़ौत हो। इस बात को कोई नहीं वो करता, कंटेस्ट करता कि ये अल्लाह ने लिखा हुआ था, उसकी पूरी आ गई थी, ठीक है? ये अल्लाह की तरफ से है, यही डिस्कशन, यही कॉन्टेक्स्ट होता है। लेकिन क्या जब हम कोई एक्शन करते हैं जिसमें हमें कोई रिस्क फ़ील होता है, जिसमें हमें ख़ासकर जान का खतरा फ़ील होता है, तो क्या उस वक़्त भी हमारे ज़हन में यही होता है? हम देखते हैं कि नहीं, वहाँ पे जो है ना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा फ़र्क हो जाता है। और अगर मैं ये जसारत करूँ कि मैं ये कहूँ कि इस वक़्त जो फ़लस्तीन के अंदर मसला चल रहा है, जो कि पिछले 75 साल से ये मसला खड़ा है, उस मसले के होने की भी एक बड़ी वजह मुसलमानों का इन जनरल भी, लेकिन हमारे लीडर्स का इन स्पेसिफिक, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अजल, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इस्लामिक अकायद का ठीक ना होना, ये एक बहुत बड़ी वजह है उसकी, बहुत बड़ी वजह। और फिर ज़ाहिर है अकायद भी ठीक नहीं, और हम जो नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे नफ्सिया, कि उनका दिल भी इस तरफ नहीं आता, उनका दिल भी नहीं दुखता, उनका दिल भी नहीं चाहता कि वो ऐसा करें, तो वो भी है, लेकिन अकायद लेवल के ऊपर ही इश्यू है। क्योंकि अकायद अगर अगर ठीक हों, तो फिर ये दूसरी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं रह जाती। आपको अकायद ड्राइव करते हैं, वी आर ड्रिवन बाय आवर कॉन्सेप्ट्स। तो अगर मुझे ये बिल्कुल 100% पता हो कि इस चीज़ में, जैसे कि अगर मुझे पता है कि आग जलाती है, तो हम सोच सकते हैं किसी ज़ी अक्ल, ज़ी शऊर शख्स के बारे में कि वो आग के ऊपर हाथ रखेगा? करीब भी नहीं ले जाता। इस हद तक कि बच्चा भी एक दफ़ा जल जाने के बाद उससे अपना हाथ दूर ही रखता है। तो बड़े किसी से तो हम ये के सोच ही नहीं सकते। तो क्या वजह है? इसी तरीके से एक और मिसाल, अगर हमें कोई ये कह दे कि धूप में इन बालों को ले जाने से ये बाल गिर जाएँगे। और अगर मुझे उसकी बात पे यकीन है, अगर मैं कहता हूँ कि हाँ, ये बड़ा डॉक्टर है और उसने कहा है तो ऐसा ही होगा, और मैं देखता भी, फ़र्ज़ करें मैं देख भी लेता हूँ कि मैं गया धूप में और बाल गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं या बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है? तो क्या मैं इन बालों को धूप में निकालूँगा? मैं तो नहीं निकालूँगा। ये यकीन है। अगर ऐसा यकीन अजल पे होता हमारा, जैसा होना चाहिए था, तो क्या इस वक़्त ये जो मसला फ़लस्तीन में ये खड़ा होता? सिंपल सी बात है ना, ठीक है? तो मतलब ये जो बच्चे आज, ये जो बड़े आज डिसीज़न मेकर्स हैं, ये कभी बच्चे थे ना, उस टाइम पे their parents had the leverage or the possibility or the responsibility or even the obligation to develop their aqliya, to develop their nafsiya, and they, it seems कि उन्होंने अपना काम नहीं किया, वरना ये चीज़ ना होनी होती। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, माशरे का फैक्टर है, निज़ाम का फैक्टर है, मैं इसको बिल्कुल वो नहीं कर रहा। लेकिन हमारी डिस्कशन के अंदर हम इस पे फ़ोकस करना चाहते हैं कि पेरेंटिंग के से क्या गलतियाँ हुई और उसका हम आज क्या खमियाज़ा भुगत रहे हैं। तो हम एक बहुत बड़ा खमियाज़ा इसका भुगत रहे हैं कि लोगों के, हमारे ख़ासकर जैसा मैंने कहा लीडर्स के, हमारे बड़ों के अकायद का ठीक ना होना, आज एक इतने बड़े सदमे और एक इतने बड़े हादसे का हमारे लिए बायस बन रहा है। अल्लाह ताला उन लोगों के, फ़लस्तीन के भाइयों के, फ़लस्तीन की बहनों के ऊपर रहम फ़रमाए और हमें जो है ना इसकी पकड़ में ना लाए। तो तो अजल का कॉन्सेप्ट फिर से, तो अब इसमें डिस्कशन क्या है?
मैं थोड़ा-सा उस डिस्कशन को सामने रखूँ, तो इसमें डिस्कशन ये है कि लेट्स से आप कहते हैं कि अच्छा, तो ये फिक्स्ड है। अब आपको जो है ना आते हैं वहम आता है और वसवसा आता है कि नहीं, ये तो फिक्स नहीं है और इसका मतलब ये है कि मैं अगर कुछ करूँगा, ठीक है? मैं अगर रिस्क लूँगा, मैं अगर अपने आप को अननेसेसरीली कहीं पे लेकर जाऊँगा और एक्सपोज़ करूँगा किसी सिचुएशन में, तो मेरी जान चली जाएगी। अब मैं पहले तो ये समझा दूँ कि यहाँ पे 2 बातें हैं और ये मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि आपने जिस टाइम पे एक्ट करना है, उस टाइम पे आपने रेफ़र करना है किस चीज़ को? हुक्म शरई को। आपने शरिया को रेफ़र करना है। तो आपका एक्शन हुक्म शरई के मुताबिक है, तो आपको अजर मिलेगा और आपका एक्शन हुक्म शरई के मुताबिक नहीं है, तो आपकी पकड़ होगी, आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपको गुनाह मिलेगा। दिस इज़ अ सेपरेट रियलिटी। ये रियलिटी इस बात को हरगिज़ चेंज नहीं कर सकती कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने क्या लिखा हुआ है। वो हमारा अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने लिखा हुआ है। इस बात को आप समझ जाएँ। अब मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह ना करे अगर एक शख्स अपने आप को गोली मारता है खुद, तो डिस्कशन ये है कि इस शख्स ने हराम किया, इस हराम का इस शख्स को गुनाह मिलेगा। दिस इज़ वन थिंग क्योंकि इसने शरिया के मुताबिक बिहेव नहीं किया, एक्ट नहीं किया। ये दिस इज़ वन थिंग। लेकिन क्या इस शख्स का इस वक़्त मरना था? येस ऑफ कोर्स, 100%। वो कैसे था? अगर ये अपने आप को ना मारता तो ये किसी जरासीम से मरता, ये किसी हादसे से मरता, ये किसी और की ये सब डिस्कशन है और हम इस डिस्कशन इस स्पेक्युलेटिव डिस्कशन में हम पढ़ते भी नहीं। हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत, ठीक है? लेकिन असल बात ये है कि he did it if he did it from his free will, he is accountable for it. This was bound to happen. उसने मरना था, लेकिन उसने ये वाली चॉइस करके अपने लिए गुनाह कमाया। अब इसका मतलब ये है कि पहली बात ये होगी। दूसरी बात, क्या कोई मुसलमान ये आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल कर सकता है कि जी मैंने ये काम इसलिए किया है क्योंकि मैं तो ये तो लिखा हुआ था? बड़े सिंपल 2 सवाल बनते हैं, बहुत सिंपल 2 सवाल। पहला सवाल, क्या आपको पता था कि क्या लिखा हुआ है? क्या आपने लौल महफूज़ खोल के देख ली थी कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है इसलिए मैं उसके मुताबिक एक्ट करूँ? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या आपको अल्लाह सुब्हानह तआला ने क्राइटेरिया दिया था एक्शन का? हुक्म शरई आपको पता था? तो आपने उस क्राइटेरिया के मुताबिक क्यों नहीं एक्ट किया? तो ये बड़ा क्लियरली दूसरा सवाल, ठीक है? और एक तीसरी चीज़ भी और आ सकती है कि आप उस शख्स से पूछ सकते हैं कि कभी भी उस वक़्त नहीं उस एक्शन को तो छोड़ें सिर्फ़, कभी भी ज़िंदगी में आपने हलाल और हराम के बीच में, गलत और सही के बीच में चूज़ करते वक़्त ये फ़ील किया कि आप फ़िज़िकली मजबूर हो गए हों और आप अपने हाथ पे कंट्रोल लूज़ कर गए हों और आपका हाथ जो है ना बजाय पानी के ग्लास के शराब के ग्लास की तरफ जा रहा हो? आपका हाथ जो है ना बंदूक उठाता है और आपसे कंट्रोल ही नहीं है आपका और ऐसा लग रहा है किसी और का हाथ है और किसी दूसरे शख्स पे या आपके अपने ऊपर गोली चला देता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सिंगल बंदा भी ऐसा मिलेगा। कोई भी ज़ी अक्ल, ज़ी शऊर, कोई भी सेन पर्सन जो कि कहे कि ऐसा है। तो जब ये 3 चीज़ों की रोशनी में हम देखते हैं, तो फिर हमारे पास समझने के लिए, मानने के लिए जिस नतीजे पे हमने पहुँचना है वो यही है कि येस, दीज़ आर 2 सेपरेट रियलिटीज़। एक रियलिटी है अल्लाह सुब्हाना ताला का सब कुछ एक किताब के अंदर लिख देना और दूसरी रियलिटी है हमें अल्लाह सुब्हाना ताला का एक क्राइटेरिया फॉर एक्शन दे देना और बता देना कि क्या करना है। ये रियलिटी ये बेवकूफ़ी हमने नहीं करनी कि जिस वक़्त एक्शन का काम आए, अपनी मर्ज़ी के एक्शन को जस्टिफ़ाई करने के लिए हम अल्लौल महफूज़ के पीछे छुपने की कोशिश करें, कि नहीं जी ये तो अल्लाह ने लिखा होता है। ये नहीं, ये बहाना नहीं चल सकता, ठीक है? या हम इस चीज़ के पीछे छुपने की कोशिश करें कि जी मेरे तो हाथ अपने थे ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं रहा था, ये तो कोई और कर रहा था, ये तो खुद से हो रहा था। और हम जानते हैं कि क़यामत के दिन हम चीज़ें शैतान पे डालने की कोशिश करेंगे। शैतान खड़ा होगा और शैतान इनकार कर देगा, कहेगा मैंने तो नहीं किया। यानी इस हद तक भी कि अगर हम कुछ डालने की कोशिश भी करें, तो वो कहेगा क्योंकि उसकी तरफ से हमने ये शायद डिस्कस भी किया पहले कि उसकी तरफ से वसवसा है एंड वसवसा इज़ नॉट समथिंग फिज़िकल, ठीक है? आपको ख़्याल आ रहा है, आपके ज़हन में आ रहा है, आपका दिल चाह रहा है, ये वसवसा है। दिस दीज़ व्हिस्पर्स आर फ्रॉम शैतान। लेकिन फिज़िकली आप उसको किसी भी चीज़ के लिए, अपने किसी भी एक्ट के लिए उसको ब्लेम नहीं कर पाएँगे।
तो जैसा मैंने अभी ये डिस्कस किया, इस तरीके से हमें अजल, हमें रिज़्क, हमें तवक्कुल, हमें ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और मैं फिर आपसे एक बार आखिरी बार पूछता हूँ कि अगर ये क्लियर होते, तो मुसलमानों की जो आज हालत है, वो आज ये हालत होती। मतलब ये कॉन्सेप्ट्स का क्लियर ना होना एट अ चाइल्ड्स लेवल, एट अ पेरेंट्स लेवल, वो फिर जाके एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है एट अ सोसाइटल लेवल। तो हम इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ये खत्म नहीं है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस पे भी थोड़ी-सी और मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले 1-2 बातें और। तो एक मुसलमान पेरेंट का अब क्या काम बन गया, उसका ये काम बन गया कि उसने ये जो ईमान है, क्योंकि इन चीज़ों पे ईमान अकायद की बात हो रही है, मैं एक नया लफ्ज़ इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन अकायद हैं ये, कि इस ईमान को वो कन्विक्शन के साथ, यानी कि बिल्कुल कन्विंस करके, रैशनल बुनियादों के ऊपर, वो अपने बच्चों के अंदर डाल दे, ठीक है? तो जब ऐसा वो कर लेगा, तो फिर आपके घर के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, बल्कि 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। एक, आपके घरों के अंदर जो कॉम्पिटिशन होगा, वो आखिरत के लिए शुरू हो जाएगा, बजाए सिर्फ़ दुनिया के लिए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दुनिया के मामलात आप नज़रअंदाज़ कर देंगे, इसकी तरफ भी अभी हम आते हैं। लेकिन एक कॉम्पिटिशन, यानी प्रायोरिटी, जब भी 2 में से चूज़ करना होगा, तो आपको अक्सर नज़र आएगा कि आपके बच्चे कहेंगे कि नहीं, हम जो है ना, आखिरत वाली चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ज़ाहिर है आपको इसके लिए पहले रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और दूसरा ये होगा कि आपके घरों के अंदर एक विज़न आखिरत के हवाले से आपको नज़र आने लगेगा। यानी इसका मतलब ये है कि आज अगर हम किसी घर में जाएँ और जाकर बच्चों से पूछें कि आप फ्यूचर के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? तो अक्सर औक़ात जो जवाबात होते हैं, वो दे आर लिमिटेड टू दुनिया, इस दुनिया तक लिमिटेड है। मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं इतना कमाना चाहता हूँ, मैं ये सीखना चाहता हूँ, ये डिग्री लेना चाहता हूँ, ये कोर्स करना चाहता हूँ, ये सब कुछ, इट्स लिमिटेड। So they don't have a vision for आखिरा। वो अपने आप को आखिरा में कहाँ प्लेस करते हैं, एंड बेस्ड ऑन व्हाट एक्शंस इन दुनिया प्लेस करते हैं, इसका एक विजन नज़र नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। ये एक बहुत खतरनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा यकीन, पुख्ता यकीन एस्टेब्लिश करने के लिए ईमान के हवाले से, अकायद के हवाले से अपने बच्चों के अंदर, पेरेंट्स को एक और काम करना पड़ेगा। पेरेंट्स को बहुत ही कनेक्टेड रहना पड़ेगा और बहुत ही अपनी मालूमात को अप टू डेट रखना पड़ेगा विद रिगार्ड्स टू द डोमिनेंट आइडियाज इन सोसाइटी, जो कि ये वेस्टर्न आइडियाज हैं, जो कि ये सेकुलर लिबरल वेस्ट ने फैलाए हुए हैं, जिसके अंदर आप जानते हैं कि क्या-क्या आता है, जिसके अंदर आजकल एलजीबीटीक्यू आता है, जिसके अंदर आजकल ये कौमियत और वतन परस्ती का जो कॉन्सेप्ट है, ये आता है, जिसके अंदर और बहुत सारे फ़ाहिश किस्म के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिसके अंदर ये सूद का सारा कॉन्सेप्ट आता है, जिस पर ये पूरी इकोनॉमी खड़ी है, जिसके अंदर फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिसके अंदर ये सारी ट्रांसजेंडर की डिस्कशन आती है। सो देयर इज़ अ लॉट, और ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है? तो अब तो मॉडर्निज़्म को भी पीछे छोड़ के पोस्ट पोस्ट मॉडर्निज़्म आ गया। अब तो पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में हम दाखिल हो गए हैं। तो इस इसको एक पेरेंट को ये समझनी होंगी चीज़ें, क्यों? इसलिए कि उसके बच्चों के ज़हन में नेचुरली सवाल आएगा, वो सोसाइटी के अंदर हैं, ठीक है? वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो अब जो है ना, आपके पास अगर जवाब नहीं होंगे, तो वो कहीं और से जवाब लेंगे। और मसला इस वक़्त सिर्फ़ ये नहीं है कि ये सोसाइटी की तरफ से नेचुरली उनके दिमागों में ये क्वेश्चन्स आ रहे हैं, नहीं। देयर आर 2 सिनेरियोज़ व्हिच आर वेरी डेंजरस। एक सिनेरियो ये है कि आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में आज भेज सकते हैं, जहाँ पे कि इन कॉन्सेप्ट्स को प्यार की नज़र से देखा जाता है, जहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स की पूजा की जाती है और वो इन बच्चों के अंदर डाले जाते हैं। अगर आपका बच्चा ऐसे स्कूल में जाता है, तो फिर तो ज़ाहिर है कि द फर्स्ट थिंग शुड बी टू चेंज द स्कूल, लेकिन बहुत से पेरेंट्स ये नहीं कर पाते। तो अगेन यू हैव टू बी अब्रेस्ट विद दीज़ कॉन्सेप्ट्स, ये पहले। दूसरा, आज अनफॉर्च्यूनेटली कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके बड़े करीबी लोगों में, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई हमसाया हो सकता है, कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो कि जिसका कि आपके बच्चों के साथ बड़ा एक लेजिटिमेट इंटरैक्शन है, और उस इंटरैक्शन के दौरान जो है, ये बहुत सारे कुफ़रिया कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके ज़हनों के अंदर डाले जाते हैं। तो दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, एंड अगेन फॉर दैट यू नीड टू बी अब्रेस्ट विद दीज़ कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप उनको उनका जवाब दे सकें, आप उनके साथ डिस्कशंस कर सकें, और आप जो है ना, उसके खतरात से उनको बचा सकें। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 2 छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हैं।
जो कि मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। और उसमें पहली एक्टिविटी ये है कि एक सवाल है और मैं सवाल पूछता हूँ और आप लोग अपने बेशक माइक ऑन करके जवाब दे सकते हैं। और सवाल ये है कि हाउ कैन अ वीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क और अजल, 2 की बात कर दी क्योंकि हमने भी डिस्कस किया, एक तो हमने डिटेल में डिस्कस भी कर दिया। तो रिस्क या अजल की एक वीक अंडरस्टैंडिंग हमारी पेरेंटिंग को कैसे अफेक्ट कर सकती है? तो हमारी पेरेंटिंग यानी हम अपने बच्चों की जैसे परवरिश कर रहे हैं, जैसे उनका ख़्याल रख रहे हैं, जैसे उनको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जहाँ उनको ले जा रहे हैं, इसको ये कैसे अफ़ेक्ट कर सकती है? एनी आइडियाज़? तो जो हमारे ऑनलाइन साथी हैं, वो प्लीज़ माइक अपना ऑन करके इसका जवाब दे सकते हैं। ऑनलाइन के बाद फिर मैं देखता हूँ फ़िज़िकल से भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर आई बिलीव कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर ये मिसिंग होते हैं हमारी लाइफ से, हम अपने बच्चों के अंदर 2 इंतहाई ख़तरनाक चीज़ें जो हैं वो हम उनको इनकलकेट करेंगे। सबसे पहली हुँ, चीज़ हुँ। उनकी ज़िंदगी में खौफ रहेगा हर वक़्त। बिल्कुल हर ठीक। वक़्त वो एक इस खौफ में मुब्तला रहेंगे कि अगर हमने ये ना किया तो हमें मतलब हमारी जॉब नहीं होगी, हमारा रिस्क नहीं होगा। फिर दूसरी बात ये होगी जब उनके अंदर ये तवक्कुल नहीं आ सकेगा कभी भी, वो कहीं भी मतलब इल्म तो उनके पास होगा लेकिन उस इल्म के साथ हम उनको शुजाअत नहीं दे पाएँगे। और अगर एक मोमिन के पास इल्म के साथ शुजाअत ना हो, फिर वही हाल होता है जो आज हमारी सोसाइटी का है। बिल्कुल दुरुस्त। मेरे थैंक यू ख़्याल सर। में बहुत-बहुत शुक्रिया। आई थिंक इट्स वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू ऐड समथिंग टू दिस आंसर। तो मैं इसी को थोड़ा-सा रिपीट करूँगा कि जैसा कि बहन ने बताया, अगर हम हमारी परवरिश के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर नहीं हमें क्लियर नहीं है, हमें अगर क्लियर नहीं है, तो हमारी परवरिश का फ़ोकस अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस कर रहा होगा। इसका मतलब ये है, मुझे अगर अपनी जान की फ़िक्र है, तो मैं अपने बच्चों की परवरिश में एक तो उनके अंदर भी जान की फ़िक्र डाल दूँगा, परेशानी डाल दूँगा, मौत का डर डाल दूँगा, वाहन डाल दूँगा और साथ में इसी तरह अगर मुझे रिस्क की इनसिक्योरिटी है, तो मैं अपने बच्चों को ऐसे रेज़ करूँगा कि वो हर वक़्त मुझे ये परेशानी होगी कि ये रिस्क कमाने के काबिल हो जाएँ, ये अपने पैरों पे खड़े हों, इनसे कहीं पैसे ना चले जाएँ, तो मैं उनकी ज़िंदगी का ये फ़ोकस बना दूँगा। तो मैं दुनिया के पैरामीटर्स को फ़ोकस करने लगूँगा अपनी परवरिश के अंदर। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल जो बहुत मिलता-जुलता है इससे, वो ये है कि हाउ कैन अ वीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क और अजल अफेक्ट आवर चिल्ड्रन? तो अब जो है ना, अगर हमारे बच्चों की ये वीक अंडरस्टैंडिंग है, तो हमारी पेरेंटिंग की वीक अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू द रॉन्ग फ़ोकस। तो हमारा फ़ोकस जो है वो अगेन हम उन चीज़ों पे जिन पे दीन की चीज़ों पे, जिन फ़राइज़ पे अपनी परवरिश में फ़ोकस करना था, उन पे नहीं किया और अपने बच्चों को शायद सिर्फ़ कमाने के लायक बना दिया। ठीक है? कमाने के लायक और जैसा उन्होंने कहा कि शुजाअत का एलिमेंट माइनस कर दिया, उनको डरपोक बना दिया कि तुम जो है ना, फलानी चीज़ में तुम मत जाओ, ऐसी जगह पे तुम मत जाओ, ये मत करो, कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक है? तो ये एक ख़ास किस्म का डर हर वक़्त तारी, ये हमने पेरेंटिंग के ज़रिए किया। अब बच्चे को कैसे इफ़ेक्ट करेगा? जी, एनीवन? यहाँ से कोई जवाब देना चाहे फिज़िकल उससे? अलैकुम। नाशुक्रापन होगा, ठीक है। तो नाशुक्रापन होगा, जो कुछ है वो उनके लिए काफ़ी नहीं होगा और वो उसको वैल्यू नहीं करेंगे। जी, ऑनलाइन कोई कुछ कहना चाह रहा था? ऑनलाइन से आई थिंक कोई एक आंसर आ रहा था इस सवाल के लिए। जी, मैं कुछ कह सकता हूँ? जी, प्लीज़, प्लीज़, यासीन भाई। जी, मेरे ख़्याल में फिर बच्चों में हलाल-हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी और वो करेंगे कि बाय हुक और बाय क्रुक गेट दैट मनी, गेट दैट कार, गेट दैट एनीथिंग दे वांट। बेहतरीन, डेफिनिटली। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है कि वो लोग दे विल बी प्रॉन टू चीटिंग, दे विल बी प्रॉन टू स्टीलिंग। इसलिए कि जब आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए कि रिस्क फिक्स्ड है, तो आपको रिस्क की इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है। जब आपको रिस्क की इनसिक्योरिटी होती है, तो आपको फिर उसकी टेंशन, उसकी डिप्रेशन, उसकी एंग्ज़ायटी, फिर आपको वसवसा और फिर आप जो है ना किसी के पास चीज़ देखते हैं, आपके हाथ लग सकती है, फिर आप रिश्वत भी लेंगे, फिर आप सूद भी खाएँ, ये सारा कुछ हो रहा होगा। तो बिल्कुल सही बताया। तो अब आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि ये रॉन्ग अक़लिया कितना बड़ा प्रॉब्लम है। इसको डेवलप करना, इसको एस्टेब्लिश करना कितनी बीमारियों का बिल्कुल जो है ना खात्मा कर देती है जड़ से, ठीक है?
तो जज़ाकल्लाह ख़ैर। अच्छा, इसके बाद बड़ा ही एक और चीज़ कि अब हमने कह दिया हमने अक़लिया डेवलप करना है, हमने कह दिया कि हमारा जो फ़र्ज़ है एज़ पेरेंट्स वो एक इस्लामिक पर्सनैलिटी बनाना है और इस्लामिक पर्सनैलिटी के जिस हिस्से को हम आज देख रहे हैं वो अक़लिया। लेकिन क्या अक़लिया सिर्फ़ ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं? क्या अक़लिया सिर्फ़ अक़ाइद की मज़ीद एक तशरीह है जो हमने अभी डिस्कस कर दी या इससे भी बढ़ के है? तो नहीं, इससे बढ़ के है, ठीक है? तो एनीथिंग व्हिच इज़ रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डोमेन वो अक़लिया के अंदर आ रहा है। तो हम जानते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए कुछ और स्किल्स भी चाहिए, ठीक है? और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उन स्किल्स से इक्विप करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें मैंने 3 किस्म के स्किल्स का मज़ीद यहाँ पे ज़िक्र किया। तो उसमें लाइफ़ स्किल्स हैं। लाइफ़ स्किल्स की लिस्ट भी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा उसको शॉर्ट रखते हुए मैंने 3 सीज़ का ज़िक्र किया। तो लाइफ़ स्किल में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि आज अगेन बहुत मिसिंग है। आप कोई भी पाकिस्तान का पॉलिटिकल शो उठा के देख लें, टॉक शो उठा के देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है अनफॉर्च्यूनेटली। तो लोग जज़्बात की बेस पे सोचते हैं, ठीक है? लोग एविडेंस की बेस पे नहीं सोच रहे। फिर इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है, जिसको ज़रूरत करने की ज़रूरत है। चाहे ये करियर के लिए है, चाहे ये दावा के लिए उनको चाहिए, चाहे ये उनको अपनी पेरेंटिंग के लिए फ्यूचर में चाहिए हो, चाहे ये उनको अपने सोशल सर्कल को डेवलप करने और मेंटेन करने के लिए चाहिए हो। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द वे जो अगला एक रीडिंग असाइनमेंट मैंने लिख ली आज, ऑनलाइन भी कर दी, अभी शेयर नहीं की। दूसरी जो मैं लिख रहा हूँ, शुरू कर चुका हूँ उसके लिए सेल्फ एस्टीम वाले मॉड्यूल के लिए, तो वो कम्युनिकेशन के ऊपर है कि पेरेंटिंग इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमने उनमें डेवलप करने और उसके लिए हमारे अपने अंदर होना ज़रूरी है। और फिर इसी तरीके से क्रिएटिविटी एक बड़ा इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है कि उनको नए-नए प्रॉब्लम्स जो इंसानों को आ रहे हैं, उनके लिए नए-नए सॉल्यूशंस भी देना आए, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद सर्वाइवल स्किल्स हैं, तो हम जानते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस के ज़रिए कुछ सर्वाइवल स्किल्स का तो स्पेसिफिकली कहा है। तो हमें जिन सर्वाइवल स्किल्स का स्पेसिफिकली कहा गया उसमें आर्चरी आती है, उसके अंदर हॉर्स राइडिंग आती है, उसके अंदर स्विमिंग आती है। इन तीनों के लिए अहादीस मौजूद है। तो अब आर्चरी से हम ये समझते हैं कि आर्चरी उस ज़माने की तीरंदाज़ी थी। आज दैट इज़ स्विच्ड विद शूटिंग। सो एवरी मुस्लिम मेल और फीमेल शुड एक्चुअली नो द स्किल ऑफ शूटिंग। और इसी तरीके से हॉर्स राइडिंग जो है वो स्विच हो गई है अब ड्राइविंग के साथ या फ्लाइंग के साथ। तो अब वो स्किल हमें आना ज़रूरी है। और स्विमिंग अगेन एक एक सर्वाइवल स्किल है, तो आना चाहिए। और इससे बढ़ के अगर हम दे सकें, इससे बढ़ के अगर हम अपने बच्चों को कुछ बेसिक मेडिकल का भी सिखा सकें कि कैसे सर्वाइव करना है, कुछ बेसिक एग्रीकल्चर का, कल्टीवेशन का, अगर ये स्किल्स हम देते हैं जो कि पहले बड़े नॉर्मली बच्चों को जो देहात में बड़े होते थे मिल जाते थे, तो ये बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगी हमारी अपने बच्चों की तरफ। फिर उसके बाद जो है ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेट आता है जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, तो उसकी तो वैसे बात करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं वहाँ पे भी थोड़ी-सी डायरेक्शन देना चाहूँगा और वो है एकेडमिक स्किल्स। तो आज का तो सारा फ़ोकस आप मानेंगे कि अक़लिया का सारा फ़ोकस बस सिर्फ़ एकेडमिक स्किल्स के ऊपर है। एकेडमिक स्किल्स में देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस और फोकस लेड ऑन स्टेम स्किल्स, ठीक है? तो स्टेम में जो है ना साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स ये पार्टिकुलरली आता है। अब जो है ना उसको स्टीम बना दिया गया है, तो उसमें ई के बाद एक ए ऐड करके आर्ट्स भी डाला गया है। लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दैट जो कि मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टेम इज़ रियली वेरी इंपोर्टेंट और इसके अंदर हमें असल में लीडर्स होना चाहिए और ये क्यों ऐसा है मैं थोड़ा-सा आगे चल के भी एक्सप्लेन करूँगा और थोड़ा-सा इसी स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तरफ आऊँ, इस बात को समझ लें कि स्टेम जो स्किल्स मैंने डिस्कस किए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, ये एम्पिरिकल साइंसेज़ हैं, ठीक है? एम्पिरिकल साइंसेज़ हमारे ऊपर इसके अंदर टॉप पे होना, लीडर होना, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है और ये हिस्टोरिकली भी ऐसे था। आप जानते हैं कि कितने मुसलमान साइंसदान गुज़रे हैं, कितने मुसलमान मेडिसिन में टॉप पे गुज़रे हैं। अबू अली सीना का नाम आपने सुना है, अल-ख्वारिज़मी का नाम आपने सुना है और द लिस्ट इज़ लॉन्ग, ठीक है? तो हम थे लीडर्स इसके अंदर जब हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार रहे थे और हमें दोबारा भी लीडर होना पड़ेगा, होना चाहिए, जब हम इंशाअल्लाह और फिर ही हम इस्लाम के मुताबिक इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी माशरती तौर पे भी गुज़ार रहे होंगे। लेकिन जो सोशल साइंसेज़ हैं,
दैट यू हैव टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। उसको आप जो है ना बिल्कुल इस तरीके से नहीं ले सकते, इसलिए कि सोशल साइंसेस के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें से मैं कुछ अभी आपके सामने रखूंगा। तो सोशल साइंसेस में क्या आता है? इकोनॉमिक्स आता है, सोशल साइंस के अंदर क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, उसके अंदर साइकोलॉजी आता है। ये असल में एम्पिरिकल साइंसेज नहीं है। सो एम्पिरिकल साइंस नहीं है, ये मैं कैसे समझाता हूँ? ये मैं ऐसे समझाता हूँ जैसे 2 जमा 2 4 होता है। ये इसका किसी कल्चर से, किसी वर्ल्ड व्यू से, किसी लेंस से, किसी ग्लास से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है? पानी जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल होता है, वो एक काफ़िर की आग से भी होगा, एक मुसलमान की आग से भी होगा, एक मुशरिक की आग से भी होगा, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं। वो 100 डिग्री पे बॉयल होगा, अगर ऑफ़ कोर्स बाकी चीज़ें टेम्परेचर, प्रेशर जो भी है वही होगा। लेकिन तो कुछ लॉज़ हैं, मोशन के लॉज़ हैं, वो भी सेम है, ग्रेविटेशन के लॉ सब ये साइंस है। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हम डिस्कस करें सो बहुत आसान है समझाना इकोनॉमी में। आप मुझे बताएँ, पूरी की पूरी वेस्टर्न इकोनॉमिक्स अगर किसी ने कोई एक चैप्टर भी पढ़ा है, वो किस चीज़ के ऊपर बेस करती है? कोई बताना चाहेगा किस चीज़ के ऊपर बेस करती है? जी, यहाँ से। कैपिटलिज़्म किस चीज़ के ऊपर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस चीज़ के ऊपर खड़ी है? इंटरेस्ट के ऊपर एग्ज़ैक्टली। वो सूद के ऊपर खड़ी है। तो क्या हम उनसे इकोनॉमिक्स सीख भी सकते हैं? आप उठा के देख लें, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी किताब मैं चैलेंज से कहता हूँ, देयर कैन नॉट बी इवन अ सिंगल चैप्टर एक्सेप्ट फॉर एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर इन एन इकोनॉमिक्स बुक जिसके अंदर कोई जिसके अंदर इंटरेस्ट ना हो। ये नहीं हो सकता। उसके फॉर्मूला, उसकी कैलकुलेशंस, उसकी प्लानिंग, उसकी थ्योरीज, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन दैट। और इंटरेस्ट एक साइंसी चीज है। इंटरेस्ट का साइंस से कोई ताल्लुक है या वर्ल्ड व्यू से ताल्लुक है? रियली वर्ल्ड व्यू से ताल्लुक है। और हमारे वर्ल्ड व्यू में, हमारे ईमानी तनाजुर में ये चीज हराम है। तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? हम इसको रिफ्यूट करने के लिए तो पढ़ सकते हैं, और वो जाहिर है कि वो फिर बच्चे और छोटे वो नहीं होंगे जिनको पढ़ाया जाए, तो उनके लिए बड़ा ख्याल करने की जरूरत है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि हम इस पे थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा डिस्कस करें, और जब हमें लगे कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं और हमारे पास एग्जैक्ट जवाब ना हो, तो फिर हम उलमा से रहनुमाई लें, उनके साथ डिस्कस करें और इस चीज को रेज करें। ठीक है? क्योंकि अगेन देयर इज अ लॉट एट स्टेक। हम अपने अपने बच्चों की आखिरत, अपनी और अपने बच्चों की आखिरत की बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो एकेडमिक स्किल्स के अंदर ये बात आ गई। अब एक सवाल आता है, और वो सवाल ये हो सकता है कि जी आपने शुरू में कहा था, पहली दूसरी स्लाइड पे कहा था कि हमारा जो इस्लामिक पर्सनालिटी है, उसकी बेसिस जो भी आप ले रहे हैं वो कुरान और सुन्ना होगी, कुरान और सुन्ना होगी। ठीक है? तो अब क्या स्टेम की बेसिस, यानी मैंने क्योंकि अभी स्टेम को के लिए मैंने वाउच किया, मैंने एडवोकेट किया कि हमें इसमें होना चाहिए, तो इसमें फिर कुरान और सुन्नत कहाँ आ गया? तो मैं थोड़ा-सा अब इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक इस स्लाइड के ऊपर एक कुरान की आयत और एक हदीस के ज़रिए, और फिर एक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो कुरान की जो ये आयत मेरे सामने लिखी है, सूरह अल-अनफ़ाल की 60वीं नंबर आयत है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि against them make ready your strength to the utmost of your power including steeds of war। बेसिकली जिसको हम जानते हैं कि अपने घोड़े तैयार करो उनके खिलाफ, ताकि उनके दिलों के अंदर तुम जो है ना डर पैदा कर सको। अब मेरा सबसे एक सवाल है अगेन यहाँ पे कि क्या हमें आज भी घोड़े तैयार करने की जरूरत है? कोई ये कहेगा? मतलब मैं इसके अंदर डिटेल इसकी फिक में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम सब जानते हैं कि बेसिकली अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कह रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजिकली एक ऐसे लेवल के ऊपर होना चाहिए जहां पे हमारे एनिमीज ये जसारत ना करें, ये हिम्मत ना करें कि वो सोचें कि यार ये तो बड़े कमजोर लोग हैं और इनके ऊपर हम चढ़ दौड़ते हैं। एग्जैक्टली जो आज हो रहा है। लेकिन ये एक अलग डिस्कशन है कि क्या आज हम वाक़ई कमज़ोर हैं या कुछ और मसला है जो हमने शुरू में डिस्कस किया। तो हमारे लिए साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर पीक पे होना, टॉप पे होना, जिस तरह हम पहले थे, ये हमारे लिए फ़र्ज़ की हैसियत रखता है, खाली इस एक आयत को देखते हुए। और इसी तरीके से हम और भी चीज़ें जानते हैं। हम जानते हैं कि बदर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार जिनको के पकड़ लिया था, जिनको जंगी कैदी बनाया था, उनके आज़ाद करने की बारी आई और वो अपना रैंसम नहीं पे कर सकते थे, तो उनको ये शर्त लगाई गई कि एक-एक ने उनके अंदर जो पढ़े-लिखे थे, कि वो मुसलमानों को पढ़ाएँगे। ठीक है? तो मुसलमानों को उन्होंने क्या पढ़ाना था? फ़िक़्ह पढ़ानी थी, उन्होंने कुरान पढ़ाना था? नहीं, उन्होंने दुनियावी उलूम पढ़ाने थे, ठीक है? उन्होंने लिखना-पढ़ना सिखाना था, उन्होंने न्यूमेरिकल लिटरेसी पढ़ानी थी, ये यही चीज़ें होनी थी। तो हम जानते हैं कि ये एक ज़रूरी पार्ट है।
और इसी तरीके से ये तिर्मिज़ी की हदीस है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि द सर्च फॉर नॉलेज इज़ एन ऑब्लिगेशन लेड ऑन एवरी मुस्लिम। तो ये हमारे लिए ये चीज़ फ़र्ज़ है। अब इसके अंदर एक जो बारीकी है जिसको कि अनफॉर्चुनेटली हमारे से ऊपर की जनरेशन में कुछ लोग नहीं समझे और उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो मैं इस डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा। डायग्राम को बहुत अच्छी शायद नज़र ना आ रही हो, आई होप कि आपकी स्क्रीन्स पे आपको समझ आ रही होगी। तो बेसिकली ये डिस्कशन कुछ ये है कि आपको पता है हमारे बहुत सारे मुसलमान हमारे मुल्कों से उठ के आज से 50, 100, 150, 200, 300 साल पहले बाहर की दुनिया की तरफ गए। और मैं उससे पहले की बात इसलिए नहीं कर रहा कि उससे पहले वो लोग लीडिंग नहीं थे, ठीक है? लेकिन पिछले 100 150 साल में कुछ ऐसा हुआ कि वो बड़ी लीडिंग पोज़ीशन में थे। तो यानी वो सिविलाइज़ेशनली बहुत तकड़े थे और अभी भी तकड़े हैं। अभी भी हमारे लोग जब जाते हैं, तो वहाँ जाके मुतासिर होते हैं। तो वहाँ पे जाके उनकी सड़कें देखते हैं, उनकी बिल्डिंग्स देखते हैं, उनकी गाड़ियाँ देखते हैं, उनके और मामलात देखते हैं, बड़े इम्प्रेस होते हैं, ठीक है? तो वो जो सारी की सारी चमक-दमक है, उनको बहुत इम्प्रेस करती है। अब नेचुरली जब एक इंसान इम्प्रेस होता है, तो वो चाहता है कि मैं इसकी तरह बनूँ, मैं भी इनसे कुछ सीखूँ, कुछ ले जाऊँ साथ। अनफॉर्च्युनेटली हुआ ऐसे कि हमारे बुजुर्गों ने वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें भी साथ ले आए, जो कि उनको नहीं लानी चाहिए थी। और उन्होंने ला के यहाँ पे उनकी प्रचार की और कुछ वो खुद लेके आए, कुछ हम खुद लेके आए हमारे बड़े और कुछ जो है ना उसके बाद फिर हमारे ऊपर तालीमी निज़ाम और निज़ामों के ज़रिए थोपी गई। लेकिन मैं उस बात को थोड़ा-सा समझाना चाहूँगा कि क्या चीज़ हम बाहर से ले सकते हैं या हमें लेनी है, फ़र्ज़ है हमारे लिए क्योंकि हमने अभी डिस्कशन की कि कुछ चीज़ें तो हमारे लिए फ़र्ज़ हैं और क्या चीज़ हम असल में नहीं ले सकते। तो देखें, 2 कॉन्सेप्ट्स समझना ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम अरबी में हदारा कहते हैं। तो हदारा सिंपल वर्ड्स में सिविलाइजेशन, ठीक है? तो सिविलाइजेशन और कभी-कभी इसका तर्जुमा कल्चर भी किया जाता है। तो हदारा ऐसी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि किसी पराए वर्ल्ड व्यू से निकले हुए हैं। यानी किसी भी लोगों का एक ख़ास अंदाज़ है चीज़ों को देखने का, मिसाल के तौर पे वो अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते, वो आखिरत को मानते हैं या नहीं मानते, वो इंसान के ज़हन को क्या समझते हैं कि इंसान का ज़हन खैर और शर की तफ़रीक कर सकता है। कोई भी लोग हैं, उनका एक ख़ास अंदाज़ है चीज़ों को देखने का और ऐसे लोग जब कोई कॉन्सेप्ट्स देते हैं, बताते हैं कि मर्द और औरत के बीच में ताल्लुक कैसे गवर्न होगा, कंपनीज़ कैसे रन होंगी, गवर्नमेंट्स कैसे रन होंगी, एजुकेशन सिस्टम कैसे रन जब ऐसे लोगों से ये हिदायत आती हैं, ये मशवरे आते हैं, तो मुसलमानों के लिए उसको लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। यानी हम उनसे इन तमाम मामलात में किसी किस्म की गाइडेंस तो दूर की बात है, हम उनकी इन चीज़ों के नज़दीक भी नहीं जा सकते। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिखी है, मिसाल के तौर पे एलजीबीटीक्यू तो बहुत क्लियर है, डेमोक्रेसी पे बहुत से लोगों के सवालात होंगे, लेकिन बड़ा सिंपल सी डेमोक्रेसी एक तरीक़ेकार है कि आप किस तरीके से हुकूमत करते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेसी इलेक्शन नहीं है, हम इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम ये बात कर रहे हैं कि क्या गलत को सही करने का, सही को गलत करने का इख्तियार क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है या इंसानों के पास कलेक्टिवली है? तो अगर ये इख्तियार इंसानों के पास कलेक्टिवली चला जाए, तो इसको जमहूरियत कहते हैं। आप इसको जो है ना लाख कोशिश करें इधर-उधर नाम देने की, हलाल बनाने की, इस्लाम साथ लगाने की, लेकिन दिस इज़ डेमोक्रेसी, सिंपल सी बात, ठीक है? तो जब इंसान बैठते हैं और इंसान ये फैसला करते हैं अपनी मर्ज़ी से कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है और आप देख रहे हैं कि उनकी सोसाइटीज़ ने कमाल के जो है ना अभी रिसेंटली फैसले किए। तो उन्होंने कह दिया कि मर्द को इजाज़त है कि वो औरत बन जाए, औरत को इजाज़त है वो मर्द बन जाए, मर्द को इजाज़त है मर्द से शादी कर ले, औरत को इजाज़त है औरत से शादी कर ले। ऐसे-ऐसे काम उन्होंने शुरू कर दिए कि जिनको बताते हुए भी एक इंसान को शर्म आती है, ठीक है? तो ये डेमोक्रेसी है। इसी तरीके से नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट, भई हम तो जसद-ए-वाहिद मुसलमानों को समझते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट तो ये है ही नहीं नेशन स्टेट वाला, हम तो समझते हैं कि ये एक गलत चीज़ है। लेकिन ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उसकी वजह से उसको जो हमें भुगतना पड़ रहा है, अगेन मैं फिर मिसाल दूँगा
जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, तो वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा है। यही एक चीज़ है जो कि हर एक को रोके हुए है उनकी मदद करने से। तो वो यही एक बुत है, यही एक खुदा है, जो वतनियत का खुदा है, जो नेशन स्टेट का खुदा है, जो कि रोक रहा है लोगों को। तो ये कॉन्सेप्ट्स हम नहीं ले सकते, और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इतने लिए पिछले 50-100 सालों में कि अब इनको अगर कोई चैलेंज करता है या गलत कहता है, तो थोड़ी-सी तकलीफ-सी होती है, थोड़ा अजीब-सा लगता है कि नहीं, अच्छा, हाँ, लेकिन हम तो ये हैं। यानी 75 साल पुरानी हमारी आइडेंटिटी है 76 पाकिस्तानी होने की, जस्ट 76, और जो 1400 साल से जो हमारी आइडेंटिटी, उसको वो सुपरसीड कर गई है, उसके ऊपर आके बैठ गई है। दिस इज़ द पावर ऑफ अक़लिया, दिस इज़ द पावर ऑफ रॉन्ग अक़लिया। तो सोचिए ज़रा, तो अगर सही अक़लिया हो तो वो कितनी पावरफुल होगी। तो ये एक एक्सट्रीम हो गई, ठीक है? तो हद्दारा किसी भी सिविलाइज़ेशन से जो कॉन्सेप्ट्स उनके व्यू पॉइंट ऑफ लाइफ से आ रहे हैं, उनके लेंस से आ रहे हैं, उनके वर्ल्ड व्यू से आ रहे हैं, हम नहीं ले सकते। ये एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद दूसरी एक्सट्रीम है मद्दनिया। मद्दनिया कहते हैं मटीरियल प्रोग्रेस को। आज से 1000 साल 500 साल पहले जो है ना, मटीरियल प्रोग्रेस ये थी कि किसी ने प्लेट बना दी, किसी ने ग्लास बना दिया, किसी ने कप बना दिया, किसी ने कुर्सी बना दी। ये सारी चीज़ें उस वक़्त जायज़ थी, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये मटीरियल प्रोग्रेस है, और ऐसी मटीरियल प्रोग्रेस है कि इसका हद्दारा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिसने ग्लास बनाया, उसने ग्लास इसलिए नहीं बनाया कि वो क्रिश्चियन था, कि वो ज्यूइश था, कि वो हिंदू था, कि वो लादीन था, ठीक है? कि वो सेक्युलर था, उसने इसलिए नहीं बनाया। तो इससे कोई ताल्लुक नहीं था। तो आप इसलिए ले सकते हैं। इसी तरीके से आज के दिन की अगर हम मद्दनिया की बात करें, जो कि हमें लेनी है और हमें लेनी चाहिए और हमें सीखनी चाहिए, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, तो उसमें गाड़ियाँ हैं, उसमें जहाज़ हैं, उसमें रॉकेट हैं, उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसमें मोबाइल फ़ोन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें तो टेक्नोलॉजी की हैं। दे आर न्यूट्रल, दे आर आइडियोलॉजी न्यूट्रल। जिस तरह जेंडर न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो बड़ा ही गलत कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये आइडियोलॉजी न्यूट्रल है, इसका किसी आइडियोलॉजी की वर्ल्ड व्यू न्यूट्रल है, इसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है? इंडिपेंडेंट है ये। तो इसी तरीके से ये एक तो ये बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये अगर कोई लाया, इसमें अगर किसी ने काम किया, इसकी अगर किसी ने प्रचार की, तो उसने बहुत अच्छा किया। फिर इसके बाद इसमें बीच में एक कैटेगरी है, जो मैंने यहाँ पे ये यूनियन बनाई हुई है, जो इंटरसेक्शंस बनाई हुई है, उसके अंदर नज़र आ रहा है। तो वो है वो मदनिया, यानी वो मटीरियल ऑब्जेक्ट्स या मटीरियल प्रोग्रेस, जो कि किसी फॉरेन हद्दारा, यानी किसी फॉरेन सिविलाइजेशन या कल्चर से निकले हुए हैं। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे मिसाल दी, कोई ख़ास लिबास है, जैसे औरतों का वहाँ पे एक लिबास है कि वो बिकिनी पहनती हैं। तो ये लिबास उनके वर्ल्ड व्यू से निकला है। हमारा अपना एक लिबास है, हमारा लिबास, हमारा वर्ल्ड व्यू ये इजाज़त नहीं देता कि हम ऐसा लिबास पहने। इसी तरीके से वो मूर्तियाँ और बुत जगह-जगह खड़े करते हैं, ये उनके वर्ल्ड व्यू से निकला है। हम बुतों में बिलीव नहीं करते, इसलिए हम अपने घरों के अंदर हम बुत नहीं रखते। इसी तरीके से वो क्रॉस पहनते हैं, ये सिग्निफ़ाई करने के लिए कि जी ऐसा हुआ था ईसा अलैहिस्सलाम के साथ और ये हुआ था, तो उसको उसकी ये उनकी एक पहचान है। तो ये जो 3 मिसालें यहाँ पे दी हुई हैं, ये वो इंटरसेक्शन है, जो कि ये भी मना है। ये लेना भी मना है। तो ये हमें थोड़ा-सा, जब हम अक़लिय्या की बात करते हैं और फिर हम क्या कर सकते हैं और क्या लेना है और बच्चों को किस फ़ील्ड में भेजना है, तो इस डिस्कशन में ये ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा इसको भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लूँ। फिर उसके बाद एक और जो चीज़ है, वो ये है कि हम जानते हैं कि आज हमारे पास 2 किस्म के तालीमी निज़ाम। तो क्योंकि अक़लिय्या की डेवलपमेंट प्राइमरीली तालीमी निज़ाम के ज़रिए होती है, और प्राइमरीली माँ-बाप ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्स कर दी है, तो इसलिए डिस्कशन बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, बड़ी रेलेवेंट हो जाती है। तो हमने आउटसोर्स किया हुआ है 2 किस्म की जगहों को, या हमने स्कूल्स को आउटसोर्स किया हुआ है, और या हमने मदरसों को आउटसोर्स किया हुआ है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि स्कूल्स के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है, कि स्कूल्स के अंदर ये जो इस्लामिक एजुकेशन वाला पूरा एलिमेंट है, ये ऑलमोस्ट मिसिंग है, और सारे कुछ का एक बहुत ही अब्राइट सा, बड़ा ही बेज़रर सा, न्यूट्रल सा सब्जेक्ट बना के इस्लामियात या दीनियात के नाम से वो डाल दिए, ठीक है? जिसको मैं इस्लामिक टच कहता हूँ, तो ये भी इस्लामिक टच की एक अच्छी मिसाल है कि वहाँ पे उन्होंने इस्लामिक टच दे दिया और आप अभी डाल, और बाकी जो है ना, उसको एक बिल्कुल एक सेक्युलर अंदाज में तालीम को लेके चल रहे हैं, व्हिच इज़ व्हिच इज़ नॉट द राइट थिंग। लेकिन चलें, हम इस वक़्त ये अज़्यूम करें कि जी आपके पास वहाँ पे एक एक तालीमी वो है, और ये जितनी भी इस्लाम वाली चीज़ें मिसिंग है, सो दिस इज़ नॉट इनफ।
अब अगर आपके बच्चे किसी ऐसे स्कूल में जा रहे हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनकी जो बाकी डेवलपमेंट है, इस्लामिक अकायद की, इस्लामिक मफ़ाहीम की और उनकी हलाल-हराम की तमीज़ की और उनको जो बेसिक फ़िक़्ह आनी चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए, सोसाइटी के अंदर इंटरैक्ट करने के लिए। कल को आपने उनकी शादी करानी है, तो उनको शादी की फ़िक़्ह पता होना ज़रूरी नहीं है। बीवी के हकूक़, शौहर के हकूक़, बीवी के फ़राइज़, ये पता होना ज़रूरी है। बच्चों को कैसे रेज़ करना है, जो हम आज डिस्कस करें, ये पता होना, ये सब ज़रूरी है। तो ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप उस उनको ये तालीम देंगे। तो आप बाद में अल्लाह सुब्हाना तआला के सामने ये नहीं कह सकते कि जी मैंने तो फलाने स्कूल के अंदर दाखिल कराया था, मैं तो इतनी-इतनी फ़ीस देता था, इन्होंने अगर नहीं सिखाया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। यू आर द फाइनल रिस्पॉन्सिबल। यू आर अलाउड टू आउटसोर्स, लेकिन आउटसोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि ज़िम्मेदारी भी ट्रांसफ़र हो गई। ज़िम्मेदारी ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो आपने मॉनिटर करना है, आपने एन्श्योर करना है, आपका ये काम है। तो फाइनल आपके पास ही लाई करती है। तो इट विल हैपन अंडर योर सुपरविज़न। आपने चेक करना होगा कि क्या ये हो रहा है, ठीक तरीके से हो रहा है, गलत हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है, गैर मुकम्मल है, ये आपका काम है। इसी तरीके से अगर आपने मदरसे में डाल दिया, तो अगेन लेट्स अज्यूम फॉर सिंप्लिसिटी सेक कि वो दीन के मामलात तो ठीक तरीके से सारे कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ पे जो दुनियावी एजुकेशन है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे स्टेम की, फॉर सिंप्लिसिटी सेक मैं स्टेम कह देता हूँ, तो वहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स ये चीज़ें सफ़र कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मॉडल्स जो है ना दे फॉल शॉर्ट, और अनफॉर्च्यूनेटली हम जिस तरफ भी जाते हैं हमें अपनी तरफ से फिर भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए बहुत सारी इनपुट देनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसी तरीके से जो स्पेंडिंग है वो इसका बाप का जो स्पेंड करना है अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर, इससे बेहतर कोई दीनार आप नहीं स्पेंड कर सकते। यहाँ पे मैंने हदीस भी लिखी है जो कि मुस्लिम की हदीस है। अब एक और चीज़ कि जैसा मैंने बताया, सो इट्स नॉट आइदर और। तो ये बात कि या ये मदरसा है या ये स्कूल है, ऐसा नहीं है। हमें ये जो दोनों कंटेंट हैं, यानी हमें दुनिया में रहना है, दुनिया के उलूम सीखने हैं और हमने दीन के मुताबिक रहना है, इसलिए हमने दीन के उलूम भी सीखने हैं। तो हम जो है ना हम इन दोनों को एक साथ लेके क्या चलते हैं, बल्कि हम ये समझते हैं कि मैंने यहाँ पे जैसे नीचे लिखा कि ये जो दीन वर्सेस दुनिया, यानी दीन बमुकाबला दुनिया, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। दीन या दुनिया लोग कहते हैं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो हमारे लिए क्या कॉन्सेप्ट है? हमारे लिए पहली बात, हमारे लिए कॉन्सेप्ट है कि दीन इज़ फॉर दुनिया। तो ये दीन कोई अलग रियलिटी नहीं है, ये दीन आया ही दुनिया के लिए, ये आपको गाइड करने के लिए आया कि आपने दुनिया में कैसे रहना है। और मैंने जैसे बताया ये जो साइंसेज़, ये जो स्टेम की हम बात करें, ये भी हमें दीन ने बताया, ये दीन ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है, इसलिए हम जो है ना इसको भी हासिल करेंगे। तो बेसिकली दीन इज़ फॉर दुनिया। तो दीन के मुताबिक आप जब दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारेंगे, तो फिर आपको आखिरत मिलेगी। तो असल में एक डिस्कशन हो सकती है कि दुनिया बमुकाबला आखिरत। इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुआ कि अगर आपने दुनियावी गेन्स की खातिर आखिरत को नेग्लेक्ट किया, इसका मतलब ये बनता है कि आपने दुनिया के अंदर दीन की परवाह नहीं की, तो आपकी आखिरत खराब हो गई। और मैं एक इंशाल्लाह आज के लिए आखिरी बार मिसाल दूँगा कि जो इस वक़्त फ़लस्तीन में हो रहा है, बहुत से लोग अपनी दुनिया सजाने की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज़ एक्चुअली ये जो दुनिया वर्सेस आखिरा, दुनिया बमुकाबला आखिरा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन दीन और दुनिया के अंदर जो ये तफ़रीक है, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम दुनिया के अंदर रहते हैं और हम दीन के असूलों के मुताबिक रहते हैं। आखिर में मैं इंशाल्लाह एक बस डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, और वो डिस्क्लेमर ये है कि देखें, मुसलमान जो हैं वो फरिश्ते नहीं। इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं कि इवन दो हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लिए भी कि हम इस्लामिक पर्सनैलिटी बने, अपने बच्चों के लिए भी कि वो भी इस्लामिक पर्सनैलिटीज़ बने, लेकिन हम जानते हैं कि मासूम सिर्फ़ प्रॉफ़िट्स हैं। पैगंबर मासूम होते हैं, ठीक है? इंसान गलती करते हैं। और इंसानों की गलती करने से ना उनकी पर्सनैलिटी इस्लामिक पर्सनैलिटी नहीं रहती, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है? आप ओवरऑल देखते हैं तो गलतियाँ होती हैं इंसानों से, और ना कोई काफ़िर बन जाता है, ठीक है? अब ये आप सोचेंगे कि बताना क्यों ज़रूरी है? ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आज कुछ लोग हमें एक ख़ास किस्म की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। और वो ट्रक की बत्ती ये होती है कि वो आपको कहते हैं कि यू हैव टू अचीव द अनअचीवेबल। आपने जो है ना एक ऐसी चीज़ हासिल करनी है जो कि असल में नहीं हासिल हो सकती, नहीं आप उस तक पहुँच सकते। और वो ऐसा जब करते हैं तो इससे 2 चीज़ें होती हैं।
एक, आप इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप जो है ना, मतलब कहते हैं मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। और दूसरा, आप फिर फ्रस्ट्रेट होके कभी-कभी जो आप कर सकते हैं वो भी छोड़ देते हैं। यानी अगर आपसे पहले एक गलती हो रही थी दिन में और आप बाकी 99 चीज़ें ठीक कर रहे थे, आप कहते हैं यार मैंने इतनी कोशिश की और मुझसे ये नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। तो जब आपको ऐसा वहम आए तो आपने वो हदीस मैंने यहाँ पे कोट की है, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर अगर तुम लोग गुनाह करना छोड़ दो, यानी गुनाह ना करते हो, ये गुनाह की तरगीब नहीं है, लेकिन एक अगर तुम बाल लोग इंडिया ऐसे की हो। होगी, एक बाल उसकी होगी। माइक जरा ऑफ कर दे प्लीज, एकदम से ऑन हो गया किसी का। शुक्रिया। तो वो बता रहे हैं कि अगर तुम लोग गुनाह करना छोड़ दो तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना, तुम लोगों को तब्दील कर देगा एक ऐसे लोगों के साथ जो कि गुनाह करते हो और फिर उसके ऊपर तौबा करते हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। तो अगेन ये पूरा पैकेज है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम जैसे, मुझ जैसे इंसानों के लिए इसमें बड़ी होप है, क्योंकि गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता था कि होगा, तो इसलिए बता दिया कि असल बात ये नहीं है कि आप गुनाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, असल बात ये है कि आपका माइंडसेट ओवरऑल क्या है कि गुनाह करके आपको शर्मिंदगी होती है, आप तौबा करते हैं, आप वापस लौटने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। तो अगर आप वो कर रहे हैं और इसी तरह आप अगर गुनाह पे परसिस्ट नहीं कर रहे, अगर आप गुनाह के ऊपर जो है ना अड़ नहीं गए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ करने वाला है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ताकि ये फ्रस्ट्रेशन जन्म न ले, नंबर 1। और दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, मैंने कहा 2 चीज़ें। दूसरा ये कि जब मुसलमान एक्सपेक्टेशन अपने आप से या दूसरे से ये रखता है कि भई पहले अपने आप को ठीक करो, पहले तुम फरिश्ता बनो, तुम में तो अभी ये मसला है, तुम में तो ज़ाहिरी तौर पे, बातिनी तौर पे, तो फिर वो क्या कहता है? वो कहता है कि इससे पहले कि तुम अपने आप को परफेक्ट नहीं कर देते, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी दूसरे को नसीहत भी करो, जिससे अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर खत्म हो जाता है। भई अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर मुसलमानों के लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमने करनी है, हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि आपने करनी है, इसी पे पूरी की पूरी सोसाइटी खड़ी है। मैंने कहा था मैं रेफ़रेंस नहीं दूँगा, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इस वक़्त मुसलमानों के साथ, बिलख़ुसूस फ़लस्तीन में या बाकी जगह पे भी, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अगर हम कर रहे होते एज़ अ सोसाइटी, तो क्या ये हो सकता था? अगर हम एन्जॉइन करते मारूफ को, ठीक है? यानी हम एंश्योर करते कि हम हुक्म देते सही काम का, अमर बिल मारूफ, हुक्म दे रहे हैं मारूफ का। और अगर हम नहीं करते उसकी मुनकर की, अगर हम मना करते कि नहीं होने देंगे हम, फॉरबिड द ईविल, अगर हम ये करते तो ये ना हो सकता। तो इस वजह से तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है अक़लिया के कॉन्टेक्स्ट में। मैंने आज लास्ट जो रीकैप की स्लाइड है, वो अनफॉर्च्यूनेटली नहीं बनाई, मेरे ज़हन में से निकल गई। तो लेकिन हमने बात काफ़ी लंबी कर दी है, तो सवाल और जवाब के ज़रिए अगर कोई ऐसी चीज़ होगी, तो वो इंशाल्लाह सामने आ जाएगी। यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर से अपने मॉड्यूल का एक पूरा रीकैप दे रहे हैं डायग्राम की शक्ल में। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव रीच्ड नाउ, वील बी डूइंग द 9th मॉड्यूल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, जो कि आखिरी हमारे गोल्स में से, व्हाट टू डू जो है, उसमें से आखिरी है। और वो इंशाल्लाह नफ्सिया की डिस्कशन होगी, जिसका मैंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी आज दे दिया। और उसके बाद 10वें मॉड्यूल में, जिसके बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा, 10वें मॉड्यूल में हम 4 रियल लाइफ सिनेरियोज़ डिस्कस करेंगे। मैं इंशाल्लाह बता दूँगा फिर उससे पहले कि वो 4 सिनेरियोज़ क्या हैं। मेबी वो आप लोगों के या आपके जानने वालों के रेलेवेंट हों, तो फिर वो और भी ज़्यादा आपके लिए पूरा मॉड्यूल रेलेवेंट हो जाएगा। तो जज़ाकल्लाह खैर, दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। और अब मैं क्वेश्चन आंसर की दावत देता हूँ कि अगर कोई सवाल पूछना चाहे। तो आप लोग अपना हाथ रेज़ करते जाएँगे लास्ट टाइम की तरह, तो वो फिर मैं वो नाम ले लूँगा जिसने पहले हाथ रेज़ किया, फिर इंशाल्लाह हम उधर से सवाल-जवाब ले लेते हैं। जी। अच्छा, एक हैंड रेज़ हुए जी। जी, सायरा अख्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन मेरा इसी हवाले से है। जो रिसेंट हमें एक बहुत बड़ा इश्यू हम फेस कर रहे हैं एलजीबीटीक्यू का और हमारी मुल्क के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी हैं। हमारा रिस्पॉन्स जो है क्या होना चाहिए? क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसे लोगों से मेरी इंटरैक्शन हुई है कि उनके फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बड़े स्टांस फॉलोवर हैं इस तहरीक के, और उनमें से जो एक हैं वो तो उन्होंने खुद को ट्रांसफ़ॉर्म भी किया हुआ है। तो हम जब बात करते हैं तो वो हमें यही कहते हैं कि भई
अगर आप इनसे अलग हो जाएँगे, तो ये लोग तो और भी एक्सट्रीम में इन्वॉल्व हो जाएँगे। हम इनको इसलिए नहीं छोड़ते या हम इनसे ताल्लुक इसलिए भी ख़त्म नहीं करते, ये लोग फिर ताकि हमसे जुड़े रहें और हम इनसे बातचीत होती रही है, खुद को सेक्लूडेड या आइसोलेशन ना फ़ील करें। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम इनको खुद से अलग ना होने दें। तो फिर जब आप उनसे बात करते हैं कि भई इट्स रॉन्ग एंड यू हैव टू टेल देम दैट दिस इज़ रॉन्ग, तो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। दिस इज़ देयर पर्सनल डिसीजन। अब वही आपकी वाली बात है कि अमर बिल मारूफ हम मतलब एक बड़ी कन्फ्यूज़ सी सिचुएशन है क्योंकि जो आपके हमारे जो एकेडेमिया के लोग हैं, अक़लिया के लोग हैं, वो बड़े स्टॉन्च फॉलोवर हैं और वो यही कहते हैं कि आप उनको छोड़ दें। ये उनकी अपना ज़ाती उनकी राय है, उनका ज़ाती फ़ैसला है, उनकी ज़ात से मुंसलिक है। तो हमें ऐसे लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करना चाहिए? हमारा उनके साथ रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं साथ ही साथ जो है ना क्विकली मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था बहुत डिटेल्ड और इसके ऊपर एक वीडियो भी है बहुत डिटेल्ड तकरीबन आई थिंक 1.5 घंटे की वीडियो है और ये आर्टिकल मैंने जो लिखा है वो मैंने ढूँढ लिया है। मैंने वो लिखा था जॉयलैंड मूवी के कॉन्टेक्स्ट में ना, तो उसको उसके हवाले से बात समझाने के लिए लिखी थी। मैं वो आर्टिकल यहाँ भी शेयर कर देता हूँ अभी और फिर इंशाल्लाह मैं ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूँगा। टू आंसर योर क्वेश्चन मैं पहले ये कह दूँ कि देखें जब ये बड़ी अच्छी अक़लियत से भी रिलेट होती है। जब इंसान के दिमाग को गलत और सही का फैसला करने के पेडेस्टल के ऊपर ना पायदान पे आप खड़ा कर देंगे कि अब ये फैसला कर सकता है, तो नंबर 1 ऐसी चीज़ें होंगी जिनका आपने बताया जो कि हो रही हैं। लेकिन नंबर 2 फिर एक और चीज़ भी होगी और वो ये होगा कि जब लोग ये कहेंगे कि अच्छा जी, अब अगर आप ऐसा करेंगे, अब ये तो हो गया है, अब इनके साथ कैसे डील करना है? अब वो फिर अपने दिमाग से सोच रहे हैं और अपने दिमाग से सोचते हुए कह रहे हैं कि जी हमें चाहिए कि हम इनके साथ बना के रखें, हम इनसे बात करें, इसमें नुकसान कम है, इसमें नुकसान ज़्यादा है, इससे उन लोगों का फ़ायदा है, इससे उन लोगों का नुकसान है। ये सारी डिस्कशन भी फिर जन्म लेती है। मैं बड़ी सिंपल सी बात कहूँगा कि हमें हुक्म शरई पता करना चाहिए। हुक्म शरई क्या है? इस किस्म के लोगों के साथ डील करने का और अगर हुक्म शरई हमें ये कहता है कि इन लोगों को अलहदा कर देना है, इन लोगों से अलहदा हो जाना है, इनको सोसाइटी से बाहर करना है, अगर सोसाइटी नहीं भी कर रही है तो हम तो करेंगे, तो हम उनके साथ नहीं ताल्लुक रखेंगे, ठीक है? ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप आर्टिकल को पढ़ेंगी, तो फिर आपको थोड़ा-सा शायद और क्लैरिटी आएगी कि इसमें ज़रा देखना पड़ेगा कि जिस किसी की बात हो रही है एग्ज़ैक्टली क्या केस है, ठीक है? तो मतलब देयर इज़ अ इट्स अ बिट डिफरेंट नॉट नेसेसरिली कि हम कहें कि जी एक ट्रांसजेंडर जो है वो गे भी है या वो लेस्बियन भी है। मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाता लेकिन आप उस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा और फिर भी अगर और हो सकता है कि फिर भी सवाल रह जाए क्योंकि मैं भी नहीं समझता कि सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हुई हैं। इवन दो एक दीनी लिहाज से भी कुछ चीज़ें उसके अंदर मैंने कवर करने की जो है कोशिश की है। तो फिर अगर हो सवाल तो आप फिर सवाल इंशाल्लाह भेज दें, तो उसका जवाब भी देख लेंगे। ठीक? थैंक यू वेरी मच। जी। तो मैं देख लूँ कि और कोई हाथ रेज़ नहीं है। चलें, ठीक है जी, फिर हम इंशाल्लाह इसको अच्छा आगे जी एक इमाद मेमन साहब का हाथ रेज़्ड है जी प्लीज़। अस्सलामुअलैकुम। जनरल क्वेश्चन है कि आज के दौर में उसूल रिस्क के लिए गैर इस्लामी ममालिक में माइग्रेशन कैसा है कि अगर उसके जो माहौल के असरात अगर बच्चों पे होते हैं तो फिर पकड़ तो वालिदैन से होगी। पूछा जाएगा कि भाई आपको क्या पड़ी थी, रिस्क तो हमने आपके लिए लिखा हुआ था, आपको तो वहाँ पे भी मिल सकता था। तो मतलब एक कन्फ्यूजन है इस मामले में, आपसे रहनुमाई चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह ख़ैर इस सवाल का और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फ़रमाए। मैं इस पे भी पहले ये कहूँगा कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो एक एक पॉडकास्ट किया था, जिसमें ये चीज़ बड़े डिटेल में टैकल की है कि लोग क्यों बाहर जाते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फिर दीन के पैराहे में इसको डालना और ढालना कि जो आपने बात की कि रिस्क तो फिक्स्ड है, तो फिर हमें किन चीज़ ये माइक ज़रा प्लीज़ बंद कर दें। तो माइक ऑन हो गया। अच्छा, तो के ये चीज़ तो ये सारी चीज़ उसके अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस हुई है और आपने जो बात की मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इट्स एक्चुअली
हमें ये देखना है कि क्या एक ऐसी चीज़ की खातिर जिसका प्रॉमिस अल्लाह ने किया है, व्हिच इज़ रिस्क, हम एक ऐसी चीज़ जिसका प्रॉमिस अल्लाह ने नहीं किया बल्कि जिसमें उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको टेस्ट करूँगा, आखिरत, ठीक है? तो क्या हम उसको तो नहीं दाँव पे लगा रहे? तो अगर हम अपनी या अपने बच्चों की आखिरत के हवाले से एक रिस्क ले रहे हैं जिसको मैं अननेसेसरी रिस्क कहता हूँ, ठीक है? तो नेसेसरी रिस्क तो ये है कि एक चीज़ है और उसके लिए जाना बनता है, मतलब उसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई या यानी रिस्क तो फिक्स्ड है। अगर लेट्स से रिस्क फिक्स ना होता, अगर मुझे ये बात ना पता हो, हमें दीन ने ना बताई होती, तो फिर तो मैं कह सकता था कि भई मुझे जाना है। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि ये चीज़ इस तरीके से है और साथ में फिर एक नुकसान का अंदेशा है, तो फिर उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं उसमें क्योंकि टॉक में काफ़ी डिटेल में ये बात करता हूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बाहर जाएँ और फिर आप बाहर जाके अपने बच्चों का भी बेइंतहा ख़्याल रखें और आप होम स्कूलिंग पे रहें और उनकी सोसाइटी और ये सब कुछ। लेकिन मैं इसमें ये बात बता दूँ कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो जाना चाहते हैं, वो ये सब कुछ नहीं कर सकते बाहर जाके, क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों ने अचीव किया है वहाँ पे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो अगर आपसे ये सब कुछ यहाँ नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान के अंदर अगर आप उस तरह का माहौल नहीं बना पाए, उस तरह के माशरा अपने बच्चों के लिए, उस तरह के स्कूल और सब कुछ अगर वो नहीं कर पाए, तो बाहर बहुत मुश्किल होगा कि ये कर सकें। तो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ वेइंग आउट थिंग्स, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है, किसी से पूछ भी लेना चाहिए कि मैंने ये सुना है कि बहुत से ऐसे भी उलमा हैं जो कि समझते हैं कि इस वक़्त जितना फ़ितना फैल चुका है और बाहर जितने प्रॉब्लम्स हैं, इवन दो यहाँ भी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन बाहर जितने प्रॉब्लम्स हैं, जो ये एक ऐसा रिस्क है जिसको कि लेना में आप जो है ना गुनाह के मर्तकब हो सकते हैं। एक और सवाल है अमरीन आरिफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इसी सवाल के हवाले से बात करना चाहूँगी कि अभी जो इमाद साहब ने कहा कि लोग रिस्क के लिए जो फिक्स है, लेकिन कुछ लोग सिक्योरिटी के लिए भी तो सोचते हैं। जैसे प्रेज़ेंटली अगर मुल्क का हाल देखा जाए, तो वो लोग कहते हैं जी हम घबरा गए हैं बच्चों की हिफाज़त के लिए। तो अपने बच्चों को एक तरह से महफूज़ जगह देने के लिए भी मूव करना। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ करेक्ट, लेकिन लोग ये सोच के मूव करें पाकिस्तान से, जी हम पाकिस्तान से किसी ऐसी राफ़ जगह पर चले जाएँ जहाँ के हमारे बच्चे महफूज़ रहें इन फ्यूचर। तो क्या ये राइट। भी रॉन्ग है? सिर्फ रिस्क अच्छा, नहीं। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। मैं फिर से मैं राइट और रॉन्ग की बात में नहीं जाऊँगा और उसके लिए मैंने कहा ना थोड़ा-सा अगर उस वीडियो को देख लें तो उसमें है, उसमें ये चीज़ भी थोड़ी एड्रेस होती है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो पॉडकास्ट जो है। और वो ये है कि देखें, बात ये है कि 2 किस्म की सिक्योरिटी है ना। ना अपनी पुरानी क्लास होती थी तो मैं ऐसे करती थी ये कि फ़ोन लेके माइक भाग ऑन हो दो। गया फिर से, आई एम सॉरी, किसी का ये माइक ऑन हो मेरी गया तरफ शायद। देखें ज़रा। शो मी योर आई, आई वांट म टू चेक यू। ये माइक किसी का ऑन हो गया, आई एम सॉरी। अच्छा, तो अ, अब देखें 2 किस्म की सिक्योरिटी है ना। एक है सिक्योरिटी उनके नफ्स की, उनके अकायद की, उनकी रूह की, उनकी आखिरत की, ये एक सिक्योरिटी है। और एक सिक्योरिटी है उनके जिस्म की, उनकी जान की, उनके माल की, ठीक है? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग मोटी-मोटी ये है कि ये वाली जो सिक्योरिटी है, ये तो आपकी अजल और रिज़्क के अंदर कवर हो गई। यानी उनकी जान को भी कुछ नहीं हो सकता, अलावा इसके कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो तय किया हुआ है, उनके माल को भी ना ज़्यादा हो सकता है, ना कम हो सकता है, ये भी तय है। लेकिन अगेन ये जो दूसरी चीज़ है कि उनके अकायद कितने सेफ हैं, उनके उनके अक़लिया उनकी को जो कॉन्सेप्ट जो मफ़ाहीम उनके अंदर जा रहे हैं, वो कितने सेफ़ हैं, उनका नफ़्सिया कितना सेफ़ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड द चांसेस स्टिल कि वो बाहर जाके उनको इन मसाइल का सामना पड़े बहुत हाई हैं, स्टिल बहुत फ़र्क है अभी भी। यानी पाकिस्तान की सोसाइटी को बहुत से लोग कंपेयर करते हैं और कहते हैं यार यहाँ पे भी ऐसा ही है जैसा वहाँ है। मैंने आधी ज़िंदगी तकरीबन वहाँ गुज़ारी है, आधी ज़िंदगी यहाँ गुज़ारी है। मेरी मुकम्मल फ़ैमिली बाहर है अभी भी, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आसमान-ज़मीन का फ़र्क है अभी भी। इवन दो हम भी बहुत यहाँ पे बहुत से मसाइल का शिकार हैं और इसी तरीके से यहाँ पे अपने आप को थोड़ा-सा उस माशरे से निकाल के बाहर रखना रिलेटिवली आसान है। वहाँ पे उसी तरीके से अपने आप को थोड़ा-सा उस माशरे से दूर रखना बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर करता है। तो मेरे इसके ऊपर मोटी-मोटी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगेन इट्स समथिंग जो कि केस बाय केस देखना पड़ेगा और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि हमें थोड़ा-सा इस पे भी सोचना चाहिए कि वाक़ई कितना अफ़सोस का मुकाम है
कि ये हालात आ गए हैं कि हमें ये सब सोचना पड़ता है। ये हालात आ गए हैं कि उनके गैरों के मुल्क में, काफ़िरों के मुल्क में हमें अपना आप सिक्योर लगता है और इधर अपने मुल्क में, मुसलमानों के मुल्क में हमें अपना आप इनसिक्योर लगता है। सो इट्स रियली, रियली सैड और मेरे ख़्याल में करने के लिए बहुत काम है। पेरेंटिंग के हवाले से भी करने के लिए बहुत काम है ताकि ये चीज़ चेंज हो। एक और क्वेश्चन हैंड रेज़ हुआ मेश अच्छा वो अब आई थिंक चला गया है शायद, नहीं फिर आ गया। जी। सॉरी वो गेस्ट अकाउंट बनाया था तो वो जल्दी से नाम उल्टा-सीधा लिख दिया। मैं डॉक्टर अच्छा, सना बात कर रही हूँ। मैं इसमें ऐड करना चाह रही थी कुछ आई डोंट हैव अ क्वेश्चन। मैंने एक जगह पे मतलब किसी ने वीडियो रैंडमली शेयर की थी इसी तरह से वो शेख अल आसिम मुफ्ती साहब जो हैं बाहर के वो सऊदीया के हैं आई गेस कहाँ के हैं। तो उनसे भी किसी पाकिस्तानी या बंगाली किसी ने सवाल किया बांग्लादेश से किसी ने सवाल किया था कि क्या हम किसी गैर मुस्लिम कंट्री में किसी डेवलप्ड कंट्री में माइग्रेट कर सकते हैं फॉर इनकम या फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन? तो उन्होंने कहा कि आप किसी इस्लामी मुल्क में तो जा सकते हैं, कतर, सऊदीया, दुबई कहीं पे भी, लेकिन आप किसी इस्लामी मुल्क से उठ के किसी दियार कुफ़र में, दियार गैर में नहीं जा सकते। एंड देन ही गिव सो मेनी रीज़न्स फॉर दैट। फिर मैंने उसको और लोगों के उसमें भी सर्च किया और उलमा के उसमें, तो लाइक 90% ऑफ द उलमा वर ऑफ द सेम स्कूल ऑफ थॉट कि आप किसी इस्लामी मुल्क से उठ के किसी गैर इस्लामी मुल्क में नहीं जा सकते। दिस इज़ नॉट अलाउड। रिलिजियसली इट्स नॉट अलाउड, एथिकली इट्स नॉट गुड। तो वो जस्ट टू लाइक ऐड टू दिस डिस्कशन आई वांटेड कि मैं इसमें आपको बताऊं कि मैंने भी इस तरह ही सुना जो आप कह रहे हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपकी कंट्रीब्यूशन का। मैं यहाँ पे इस जगह पे भी और फिर इंशाल्लाह अपने ग्रुप पे भी ऐड कर वो शेयर कर दूँगा। मैं यहाँ पे भी अभी चैट में एमएस टीम्स में एक और लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। वो उस आर्टिकल का है जो कि मैंने ये दूसरे मुल्क जाने और इसके हवाले से लिखा है जिसका आर्टिकल का टाइटल हैप्पीनेस होक्स है, ठीक है? तो आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस तो इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म करते हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारे बच्चों को हमारे लिए सदक़े जारिया बनाए। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सैटरडे को विद द सेकंड लास्ट मॉड्यूल नफ्सिया मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।